हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी जूनियर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सोशल साइंस यूपी जूनियर जो सामाजिक विज्ञान है उससे संबंधित यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं और पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम होम रूल आंदोलन के संबंध में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ ही कुछ और टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। होम रूल आंदोलन लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित ही गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल से। CR दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा BG तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। CR दास, होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन में कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हुआ था? तो यहाँ पर बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से जो है आंदोलन से ग्रहण किया था? सादृश्य आंदोलन से, तो आयरलैंड से। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। होम रूल लीग का सचिव कौन था? BP वाडिया ने। होम रूल यानी गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। 28 अप्रैल 1916 को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बेप्टिस्ट थे। आगे है, अब गांधी जी के युग से प्रारंभ होगा यहाँ पर क्वेश्चन वन लाइनर, और दक्षिण अफ्रीका से रोलर एक्ट सत्याग्रह तक चलेगा। आगे है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वर्ष 1915। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वो है इंडियन ओपिनियन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया था। और गांधी जी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में हर कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, अगर हिस्ट्री का पोर्शन है तो उसमें गांधी जी का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। MK गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वो है कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य तथा अहिंसा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। गांधी के नाम पहले महात्मा जोड़ा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी का वो है संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था वो है भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान जो है शुरू किया था तो चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था, बनारस में उन्होंने भाषण दिया था। रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रोलेट एक्ट लागू किया था वर्ष 1919 में। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उनका लक्ष्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वो है जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? सर शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया था। चंपारण ने
चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, मतलब 3/20 भूभाग पर नील की खेती क्या कर रखा था, अनिवार्य कर रखा था। आगे महात्मा गांधी से संबंध आश्रम सबसे पुराना है, फीनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो महात्मा गांधी जी ने। किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, चंपारण। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, द रॉलेट एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। 1919 में जब पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सफल आंदोलन सत्याग्रह आरंभ किया था, चंपारण में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन। किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारण हत्या के नाम से विशेषाधिकृत किया था, जलियांवाला बाग नरसंहार। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा गया, रॉलेट एक्ट। संघर्ष चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था, राजेंद्र प्रसाद और उनके अनुग्रह नारायण सिन्हा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी, केसर ए हिंद। किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बारडोली। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर क्या था, नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए ये 3 कठिया पद्धति थी। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। द्वैत शासन लागू करने वाला एक्ट था 1919। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया, आत्मनियंत्रण। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है, जलियांवाला बाग। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलाई थी, जनरल डायर ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, 1915। फीनिक्स फॉर्म कहाँ है, डरबन दक्षिण अफ्रीका। खेड़ा के कृषकों के पक्ष में गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का क्या कारण था, अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की वसूली को निलंबित न करना। आगे गांधी जी ने फरवरी 1943 में जब वे जेल गए थे किस दिवसीय अनशन क्यों घोषित किया था, उनकी सरकार को दिए गए जवाब था जो उनसे लगातार भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों द्वारा की जा रही हिंसा की भर्त्सना करने को कह रही थी। महात्मा गांधी जी के राम राज्य के 2 सिद्धांत, उचित साधन और उचित उद्देश्य। किसने कहा था, मेरे लिए प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी इस बात से शासित होता है कि वह मेरे लिए धर्म सम्मत है, तो गांधी जी ने। किस घटना ने महात्मा गांधी जी को सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में उभरने में अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप में मदद की। ब्रिटिश राज ने अपने विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया था। आगे है 1916 में गांधी जी को नील किसान की पीड़ा निवारण हेतु आमंत्रित करने वाला व्यक्ति था राम कुमार शुक्ल।
गांधी जी के निर्देश पर गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया। इसका कारण था सूखे के बावजूद लगान वसूली चालू रखे रहना। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे क्या पत्थर मिला था। ये किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च से संबंधित। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? तो खेड़ा। आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगा कि एक रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति का ये विचार था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार था। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। ये किसने कहा था? लैरी कॉलिंस और डोमिनियन लेपेरी ने। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? तो किसान करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते, स्तर नहीं उठाते, यह कथन किसने संबंधित भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। आगे है कुछ और कथन है। भारत की बालू से मैं एक ऐसा आंदोलन उत्पन्न करूंगा कि जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। कौन जलियांवाला बाग की जांच हेतु गठित हंटर समिति का सदस्य नहीं था? तो जनरल डायर नहीं था। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्याग पत्र दिया था? सितंबर 1934 में। 1919 में जब पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए कांग्रेस ने एक आयोग की नियुक्ति की थी तो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया था। वो उपाधि थी कैसर ए हिंद की। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में। अब ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से देखते हैं। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था बीजी तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1883 ईस्वी में। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. रॉय। 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन में किस नेता ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी ने। कानपुर किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। आगे है अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय कौन इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना की थी M.N. लोखंडे ने। बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया था? अवध में। अखिल भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1927 की बटलर कमेटी का अध्यक्ष था। भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 1929 ईस्वी में व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में किसका प्रावधान है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अधिकारों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। भारत में आधुनिक ढंग से प्रथम ट्रेड यूनियन का स्थापना 1918 में हुई। उसका नाम क्या था? मद्रास लेबर यूनियन। 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के मंद पड़ने का कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुट में विभाजन। नागपुर में 1929 में होने वाली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना का श्रेय एम जोशी को जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? नारायण
हार जोशी ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 1920 में। अब खिलाफत आंदोलन से संबंधित देखते हैं तो चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी 6 फरवरी 1922 को। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था गांधी जी ने। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो चौरा चौरी गांव में सत्याग्रह ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 12 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की गई? लखनऊ में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? चंद्रशेखर आजाद। किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? मोहम्मद अली जिन्ना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की के स्वार्थ का संरक्षण करना। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था महात्मा गांधी जी ने, ताकि जो है मुसलमान भी साथ में सहयोग कर सकें। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? मोहम्मद अली और शौकत अली से था। हकीम अजमल खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो अहमदाबाद 1921 के। अब ये असहयोग आंदोलन से संबंधित देखते हैं फटाफट। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदौली में। वो है जिसने असहयोग के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। वर्ष 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है इस आंदोलन में। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। 1922 के सारा बंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 1922 में। असहयोग आंदोलन को सही उपलब्धि क्या रही? लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकाला गया। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस के कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कलकत्ता में पारित किया गया था। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। किसके असहयोग के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया? तो एनी बेसेंट जो है उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? नागपुर में। चौरा चौरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया? झंडा सत्याग्रह। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? चौरा चौरी की घटना के कारण। साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 के सत्र में किस स्थान पर स्वीकृत किया गया था? कलकत्ता। बिहार की प्रशंसा करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा कार्य हुआ है? यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने। आगे स्वराज पार्टी का गठन देखते हैं। तो ये स्वराज दल की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में। किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना यानी रिफॉर्म्स स्कीम में किस कारण भाग लेने का निर्णय लिया?
वह अधिनियम में दिए गए सुधारों का खोखलापन उद्घाटित करना चाहती थी। आगे है, मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई? विधानसभा में अवरोध डालने हेतु। अब साइमन कमीशन है एवं नेहरू रिपोर्ट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू और इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई, और वो यह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हो गए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन के। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? अधिराज्य प्रदेश की स्थिति थी। बारडोली तालुका में भू राजस्व के निर्धारण में वृद्धि, जो बारडोली सत्याग्रह का मुकदमा था, कितनी थी? तो 22% की वृद्धि। साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उत्तरदायी था? सर जॉन साइमन। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने। साइमन गो बैक नारा का किसने निर्माण किया था? यूसुफ मेहर अली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस दल ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया था? तो मुस्लिम लीग। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के उत्तर में क्या किया था? 14 सूत्री अपनी 14 मांगे रखी थी। साइमन कमीशन को कहा गया श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से। साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था? संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन की सदस्यता से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब यहाँ पर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज। आगे है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को फहराया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर सत्र में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? मौलाना हजरत मोहानी ने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने ही भारत का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की है। कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? बारडोली सत्याग्रह। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कौन 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया? 1930 में। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर में कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 को। किस सत्याग्रह को आयोजित करने के उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी से विभूषित किया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह के समय ही उनको ये पद दिया गया था, पदवी से विभूषित किया गया था। डोमिनियन पद के प्रदान करने के आधार पर भारत व पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को अंतरित
करने का सुझाव किसने दिया था? बीपी मेनन और सरदार पटेल ने। उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तेज बहादुर सप्रू। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस में स्वराज गठन किसका नाम सम्मिलित नहीं था? तो वल्लभ भाई पटेल जी का तो नहीं था। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1929 में। अब सभी ने अवज्ञा का आंदोलन देखते हैं। तो ये दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में, और यहीं से क्या है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। दांडी मार्च शुरू हुआ था नमक कानून तोड़ने हेतु। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो था वेव मिरल। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ एक और कर विरोध किया था, चौकीदार कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, पटना की। दांडी यात्रा के समय क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 में तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है साबरमती आश्रम। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो अहमदाबाद से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की भी अवज्ञा हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंसेस में दांडी यात्रा के पीछे गांधी जी का उद्देश्य था नमक का कानून तोड़ना। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाड़ा साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार किया। वेव मिरल था। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, वह जनपद कहाँ था? तो नौसारी था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? अंत तक लड़ो। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गांधी इरविन समझौते के बाद। मद्य निषेध किसका मुख्य मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने समय कब? 1930 में। और आंदोलन का उद्देश्य प्रारंभ किया था ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग। वह दल जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किया तो साम्यवादी था। अब है गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय जी ने। महात्मा गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे और ठहरे थे किंग्सले हॉल में। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, BR अम्बेडकर जी ने। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, इरविन गांधी समझौता। इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा जाता है, सरोजनी नायडू जी ने कहा था दो महात्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। SB बोस ने SC सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो KT पॉल ने किया था लंदन में। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए
भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि थी? तो सरोजिनी नायडू। किस भारतीय नेता ने 1930 में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मोहम्मद अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता स्वीकृत हुआ था? कराची अधिवेशन में। किस कांग्रेस अधिवेशनों में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्तावित पारित किया गया था? कराची 1931 में। कराची अधिवेशन की मुख्य रूप से क्या हुआ? मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस। किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। B.R. अम्बेडकर किस पानी के जहाज से लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो SS कामटे रोसो। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? 1931 द्वितीय में लिया था। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? कराची अधिवेशन जो कि दिसंबर में हुआ था 1943 में। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी मुक्ति का अभाव। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णय या पूना समझौता यहाँ पर देखते हैं, उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन। पूना समझौता का उद्देश्य जो है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया पूना समझौता। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। MC शीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में जिस बात की व्यवस्था की गई वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधियों की। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जो कहलाया पूना समझौता। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? क्रमशः 71 से और 147। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में किसको छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात कही गई थी? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। आगे है अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास आरंभ किया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था अस्वीकार कर दिया। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग किसको लोकप्रिय बनाने के लिए किया था? दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के मतलब किसान के वैधानिक अधिकारों के लिए। आगे है क्योंकि 1932 में सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टता भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदायों का नाम बताएं जिसमें यह अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो परिगणित जातियां थीं। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था? तो हरिजनों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। कौन ऑल इंडिया अनटचेबली लीग बाद में परिवर्तित नाम हरिजन सेवक समाज का प्रथम अध्यक्ष था? तो G.D. बिरला थे। G.D. बिरला। किस शक्ति से रैमजे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त
32 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की निर्मुक्त किया ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।